जो मैक्सिमम बच्चे होंगे, वो 2-4 को अगर छोड़ दें, तो मैक्सिमम बच्चे जो होंगे अपनी मेहनत वाले होंगे। चलिए सर, कहीं ना बीपीडीओ बीपीडीओ पे हम बात करेंगे और उसके लिए हम चर्चा भी करेंगे। कुछ बच्चों के प्रश्न भी थे जो मैं चाहूँगा कि अ, अब इसमें कह रही है अभी तक बच्चे शिफ्ट की ही बात करें कि शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में कितने बच्चों का चयन हुआ है, उसके बारे में तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही मेरा कहना है कि बच्चे दो तरह की बात कर रहे हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में, एक क्वेश्चन डिलीट करने के बारे में। तो वो दोनों तो स्थापित प्रक्रिया है जो 86 एग्जाम में एक जैसी हुई है। उनके लिए, उनको आप किसी एक एग्जाम के लिए नहीं बदल पाएंगे। वो नियम है, वो व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था से हुआ है और उसका फॉर्मूला भी एक ही है। 8 एग्जाम नॉर्मलाइज कर चुके हैं हम, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड हमने किया था, ऑफलाइन किया था, और उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो जहाँ भी शिफ्ट में एग्जाम होगा वहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा और उसी फॉर्मूले से हो रहा है। तो उसमें अगर मैं बच्चों को ये कह रहा हूँ कि इसमें आप ये ना बताएं कि ये गड़बड़। मैं कह रहा हूँ कि हमारा बच्चे तो रेलवे का भी दे रहे हैं, वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, दूसरी जगह दे रहे हैं वहाँ नॉर्मलाइजेशन। तो अगर हमारी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में और वहाँ की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कुछ अंतर पाते हैं, हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो वो जरूर हमें बताएं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, तो स्वागत करने के लिए तैयार है बडोनी जी, अगर कोई इंप्रूवमेंट उसमें करनी है। पर सर, नॉर्मलाइजेशन का जहां तक मैं बच्चों को बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन में मुझे भी बहुत इशू नहीं लगता सर। नॉर्मलाइजेशन इसी तरह के, क्योंकि इस दौरान मैंने भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं उसमें कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, किस तरह होता है। लेकिन कई बच्चों का आरोप यह है सर कि प्रश्न जो गलत हो रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ, अब जैसे अभी एक पेपर था उसमें 100 में से 75 क्वेश्चन सही है, 100 में से 25 क्वेश्चन गलत होना सर। नहीं, ये जो 100 में से 25 बोल रहे हैं, 25%, वो इसी फॉरेस्ट सर के लिए कह रहे हैं। वो बेसिकली प्रश्न गलत नहीं थे, क्वालिटी क्वेश्चन थे, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। आउट ऑफ सिलेबस मैंने, हमने 9वीं 10वीं का सिलेबस प्रेस्क्राइब किया था, वो इंटरमीडिएट के एनसीईआरटी से पूछ लिए गए। उसमें इशू नॉर्मली उनको भी नहीं निकालना चाहिए कि इंटर और हाई स्कूल में क्या फर्क है। लेकिन उस एग्जाम में मैथ्स वाला भी एग्जाम दे रहा था, कंप्यूटर साइंस वाला भी दे रहा था, फिजिक्स वाला भी दे रहा था, बायो वाला भी दे रहा था, एग्रीकल्चर वाला भी दे रहा था। ऐसे में अगर आप उस बच्चे से इंटर एग्रीकल्चर का पूछते हैं और अधिकतर फिजिक्स मैथ्स वाले बैठे हैं, तो उनके लिए हार्डशिप होती है। उस कारण से वो डिसीजन हुआ था कि आउट ऑफ सिलेबस को बाहर कर दो। ये आपको समझना होगा कहीं ना कहीं। और एक और प्रश्न भी इसके मामले में पूछना चाहता हूँ सर। जैसे ये नॉर्मलाइजेशन और आपने क्वेश्चन, बाई चांस अगर क्वेश्चन डिलीशन के कुछ अच्छे प्रमाण मिलते हैं, क्या उन क्वेश्चंस को वापस रख सकता है आयोग? ये अभी तक जो है चैलेंज देना, हर बच्चे को चैलेंज का मौका मिलता है एग्जाम के बाद। बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है वो उत्तराखंड इतिहास, इस तरह के मामलों में आ रही है, जहाँ पर एक ऑथेंटिक पब्लिकेशन नहीं है। और जो राइटर्स हैं उनके व्यूज़ बहुत अलग हैं। आप डबराल जी का इतिहास अलग होगा, रतूड़ी साहब का अलग होगा, उधर बीडी पांडे साहब की बुक में कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो ये बुक्स में ज्ञान अलग है। तो इसीलिए ये व्यवस्था है कि जो भी बात बुक्स में गड़बड़ लिखी है या कुछ उसमें अंतर आ गया है, ऑब्जेक्शन भी इसी से आता है। मैंने तुम्हें बोलता है, मैंने तो ये किताब पढ़ी है, मैंने ये बाजार की किताब पढ़ी है, मैंने उसमें तो यहाँ पर ये लिखा है, वो एक ऑब्जेक्शन डाल देता है। तो उसी के लिए तो 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट की व्यवस्था है कि उनका 5 साल का कम से कम पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो हम भी उन विश्वास करते हैं, बच्चों को भी उन पर विश्वास करना चाहिए कि वो जो भी इंप्रूवमेंट कर दें उसमें वो अंतिम माना जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई एक बार एक्सपर्ट के पैनल ने उसे देख लिया ऑब्जेक्शन को, तो उसे अंतिम माना जाए। सर, एक प्रश्न है सर, अक्षांश वाला, 7वीं 8वीं में हम भी पढ़ते थे, अक्षांशों के बीच की दूरी, वो तो एक्सपर्ट्स उसको गलत तो नहीं बोल सकते थे? नहीं, आप कह दें कि अगर एक्सपर्ट कुछ नहीं कह रहे हैं और हम बदल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी एक्सपर्ट कहते हैं ये तो प्रश्न एक बहुत नॉर्मल सा है ना, अक्षांश वाला तो। नहीं, तो उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि आप जब तक वो मटेरियल नहीं देखेंगे जिसके आधार पर एक्सपर्ट्स ने कहा है, अपनी राय दी, वो लिखित राय देते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो मौखिक राय दें, मौखिक राय नहीं देते, वो लिखित राय देते हैं, तीनों उसमें हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद वो उसका जवाब चेंज होता है। जी चलिए ठीक है, ये तो वीडियो वाली बात थी सर। एक अभी जो परसों आपने वेटिंग लिस्ट एक निकाली, उसमें भी बच्चे बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं 25 सीटों पर अभी तक कुछ अनुमान नहीं निकला है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये कह दूं कि ये बनारसी में फॉरेस्ट गार्ड वाला मामला है जो आप उठा रहे, जो बच्चे उठा रहे हैं, तो उसमें अभी तक हमने 1218 भी सिलेक्शन पूरा नहीं किया है, पहली बात। तो वेटिंग का बात तो उसके बाद आएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 1218 का हमने विज्ञापन नेट पर है, कितना रिजर्वेशन है वो उसमें उपलब्ध है। और जो 35-45 तक नंबर लाए हैं जो भी बच्चे, ये तो अभी 70 वाले हैं, जो 70-72 जो मेरिट में आए हैं, उनको भी हमने पब्लिश किया है। तो इसमें अगर कोई घपला बच्चे कह रहे हैं कि घपला हो सकता है, तो उसकी संभावना तो जीरो है, क्योंकि सब कुछ तो नेट पर है। दूसरी बात कि जो बच्चे सिलेक्शन के बाद छोड़ते हैं, उसमें कैटेगरी होती है। किसी लिस्ट में आपको लग सकता है ओबीसी वाला ही जा रहा है वेटिंग में, क्योंकि ओबीसी वाला नहीं छोड़ा है पीछे। तो जब वो छोड़ेगा ओबीसी वाला, तो ओबीसी वाला ही जाएगा। तो इसलिए इसको ना सोचे। दूसरी बात, एक और बात ये कह सकते हैं कि साहब होने तो 100 चाहिए थे, लेकिन अभी 86 हुए हैं। वो भी एक बात हो सकती है, क्योंकि वो जब तक विभाग हमें सूचित नहीं करेगा कितनों ने छोड़ा है, क्या किया है, या हमारे यहाँ जब तक उनका रिजेक्शन का प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, वो भी एक विधिक प्रक्रिया, उसको मौका देना पड़ता है छोड़ने के लिए भी, तो वो रिजेक्शन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक वो नंबर पूरा नहीं होगा। और अगर ऐसा है जो छोड़ेंगे, तो वो एक नेक्स्ट लिस्ट आएगी, बल्कि उसके बाद भी मुझे उम्मीद आएगी। तो जल्दी ही इन बच्चों का भी उसमें नाम होगा, उसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो और एसआई एग्जाम के लिए भी कुछ अपडेट है? अभी तो उसका फिजिकल होना है। और हम पिछले 20-25 दिन वही वाली बात है, तब भी होने वाला था। कांस्टेबल की बात आप कह रहे हैं, लेकिन जानकारी में ये आया है अनौपचारिक कि उसका कुछ एक बड़ा प्रश्न है सर बच्चों का ना। देखिए, ये बच्चों का प्रश्न है बिल्कुल, इसको कि लोग कहते हैं कि भाई आयोग हमारे साथ नहीं हो रहा है, कि आयोग अपने लिए काम कर रहा है कि सरकार के लिए काम कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। आयोग ना सरकार के लिए काम करता है ना अपने लिए काम करता है। अपने लिए तो सवाल ही नहीं है, इस कष्ट में कौन रहना चाहेगा। मैं 5 साल से, मुझे पता है कि यहाँ का क्या चैलेंज है, तो अपने लिए तो सवाल ही नहीं है। और जिस दिन हम अपने लिए करेंगे तो हम खुद जेल जाएंगे, वो उसमें कोई शक सुबह हमें है ही नहीं। तो अपने लिए सवाल नहीं है ना। राज्य सरकार, आयोग तो बहुत, राज्य सरकार तो तमाम हमको केवल सहयोग करती है। राज्य सरकार का हमारे पास ना कोई दबाव है, ना हम दबाव लेते हैं। यहाँ पर हम निष्पक्ष होकर काम करते हैं। और तीसरा बात यह है कि हम तो हर रोज़ जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं, हर रोज़। और मैं 5 बार कोर्ट में खड़ा हो चुका हूँ पर्सनल अपीयरेंस में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिपेंडेंट और ऐसा डिसीजन लेने जो तानाशाही भरा हो या वो। कौन ले रहा है डिसीजन? मिलकर ले रहे हैं सब लोग। आयोग डिसीजन लेता है, और
बात ये नहीं है, बात ये है कि एक प्रक्रिया बनानी पड़ती है। जब इतना पक्ष विपक्ष हो, इतने सारे 1.5-2 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हों, इतने सारे मंतव्य हों, इतने सारे दिमाग हों, तो एक आपको बीच में एक ना एक व्यवस्था देना पड़ेगा और उस व्यवस्था से ही काम चलेगी, अदरवाइज ऐसे चल नहीं पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप बडोनी साहब का। पर एक चीज़ आपने बहुत स्पष्ट किया, आज अगर कोई साक्ष्य लोकार्पण भी आप तक लाता है तो उस पर जरूर हम काम करेंगे। पर हमारी कोशिश फिर भी वही रहेगी सर कि हम पेपर ना कैंसिल होने दें, हम थोड़ा उन शीप्स पे, ब्लैक शीप्स पे काम करें सर। जरूर, हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, हम भी उसी, और हमने ओपन आपसे भी कहा, अपने समाज में भी कहा कि आप तथ्यात्मक बात कुछ रखो, ऐसे फ्रिवलस या हल्के बातों पर एग्जाम को फंसाना उचित नहीं है। कल के दिन सभी इसका फायदा लेते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को।